तारीख 2 अक्टूबर 1994 जब पहाड़ के निर्दोष लोगों पर मुजफ्फरनगर में बर्बरता से गोलियां चलाई गई। 7 लोगों की मौत हो गई। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन यह कहानी सिर्फ त्रासदी की नहीं है, यह है संघर्ष, त्याग और अटूट इच्छा शक्ति की। एक ऐसा आंदोलन जो एक सदी से अधिक चला और जिसकी बदौलत 9 नवंबर 2000 को देवभूमि उत्तराखंड का जन्म हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सदी से अधिक की मांग, खून से सनी संघर्ष गाथा और अदम्य साहस के सहारे भारत का 27वां राज्य बना। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए। साथियों, उत्तराखंड अलग राज्य की मांग कोई नई बात नहीं थी। इसकी जड़ें 1997 तक जाती हैं, जब रानी विक्टोरिया को पहली बार कुमाऊं को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। हरिदत्त पांडे, ज्वाला दत्त जोशी और राय बहादुर बद्री दत्त जोशी जैसे दूरदर्शी नेताओं के तर्क दिया था कि अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को जीता नहीं था, बल्कि 1815 में यह स्वयं ब्रिटिश संरक्षण में आया था। इसलिए वफादारी के बदले अलग प्रांत की मांग उचित थी। 1916 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और बद्री दत्त पांडे जैसे युवा नेताओं ने कुमाऊं परिषद की स्थापना की। इस गठन का मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड की सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान खोजना। फिर आया 1938 का ऐतिहासिक मोड़। श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पहली बार औपचारिक रूप से पहाड़ी इलाकों को अलग करने की मांग उठी। जवाहरलाल नेहरू, जो अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने इस मांग का समर्थन भी किया। स्वतंत्रता के बाद भी यह मांग दबी नहीं। 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति और पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1952 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव पीसी जोशी ने सरकारी तौर पर पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई। 1970 से 1990 के दशक में कई महत्वपूर्ण संगठन बने, जिनमें 1970 में बना कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, 1972 में उत्तरांचल परिषद, 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद, 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल जैसे संगठन बने, जिनका मूल उद्देश्य था उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाना। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1987 में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा सम्मेलन में औपचारिक रूप से अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया गया, लेकिन नाम उत्तराखंड की बजाय उत्तरांचल रखा गया था। इसके बाद वह सबसे महत्वपूर्ण साल 1994 आया, जिसमें इस आंदोलन ने तीव्र गति पकड़ी। दरअसल उत्तराखंड आंदोलन को असली गति आरक्षण विरोधी आंदोलन से मिली, जब मुलायम सिंह यादव सरकार ने 17 जून 1994 को शिक्षण संस्थानों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की अधिसूचना जारी की, तो उत्तराखंड में राजनीतिक भूचाल आ गया। समस्या यह थी कि ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित हो रही थी, जबकि उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़कर ओबीसी की जनसंख्या लगभग 2% थी। इससे उत्तराखंड के छात्र और युवाओं का खून खौल उठा। तब इस आंदोलन को और तेज किया गया। फिर 1 सितंबर 1994 को खटीमा में करीब 10,000 लोगों का जुलूस निकाला गया, जिसका उद्देश्य पृथक राज्य की मांग करते हुए रामलीला मैदान से निकाला गया था। यह पूर्णतः शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, कोई हिंसा नहीं थी, कोई उपद्रव नहीं था, लेकिन प्रशासन ने इसे कुचलने का निर्णय लिया। जैसा ही जुलूस कोतवाली के गेट से गुजर रहा था, पुलिस ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिसे खटीमा गोलीकांड नाम दिया गया, जो आज के इतिहास के पन्नों में काले दिन के नाम से दर्ज है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में अगले दिन 2 सितंबर को मसूरी में शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला जा रहा था। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक नारा गूंज रहा था, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे। लेकिन अचानक झूला घर पर आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसनी शुरू हो गई। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हुए, जिनमें मदन मोहन ममगाई, हंसा धनाई, बेलमती चौहान, बलबीर नेगी, धनपत सिंह और राय सिंह बंगारी और एक पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। लेकिन आंदोलन रुका नहीं। फिर सबसे त्रासद घटना हुई। वो दिन 2 अक्टूबर 1994 का था। घटना स्थल मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर रहा। सैकड़ों आंदोलनकारी देहरादून से दिल्ली कूच कर रहे थे ताकि केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रख सके। लेकिन जैसे ही वे रामपुर तिराहे पहुंचे, वहां की पुलिस ने बेरहमी से फायरिंग कर दी। 7 आंदोलनकारी वहां भी शहीद हुए,
जिसमें रविंद्र रावत, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भदरी, राजेश लखेड़ा, सूर्य प्रकाश सपलियाल, अशोक कुमार और राजेश नेगी थे। सबसे शर्मनाक बात यह है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अभद्रता भी की गई। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन की सबसे खूबसूरत बात यह भी थी कि इसमें हर उम्र के लोगों ने भाग लिया। महिलाओं की भूमिका अद्वितीय थी। बेबी रानी भट्टाचार्य जैसी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को कंधे में बिठाकर रैली और धरना प्रदर्शन में शामिल होती थी। महिलाओं का समूह जब आगे बढ़ता तो हर केंद्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर एक महिला बिठा दिया जाता था। एक अकेली महिला एक लाठी के बल पर पूरे दिन भर गेट पर मोर्चा संभालती थी, साथ में स्वेटर बुनकर समय बिताती थी। आंदोलन में महिलाओं की उम्र का विश्लेषण दिलचस्प है। लगभग 55% महिलाएं ऐसी थी जो 50 साल से ऊपर की थी। यह बताता है कि आंदोलन में भावनात्मक जुड़ाव और अनुभव की भूमिका कितना महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी उभरे, जिसमें इंद्रमणि बडोनी, जिन्होंने 1994 में निर्णायक लड़ाई शुरू की। देहरादून से आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले रंजीत सिंह वर्मा, काशी सिंह ऐरी, उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता महावीर शर्मा, रामपुर तिराहा कांड के मुख्य गवाह डॉक्टर रमेश सिंह बिष्ट, चिपको आंदोलन से लेकर राज्य आंदोलन तक सक्रिय रहे। इस आंदोलन में पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। पत्रकारों ने आंदोलन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें प्रमुख पत्रकार पीताम्बर दत्त पांडे ने 1932 में जागृत जनता अखबार निकाला। बुलाकी राम बैरिस्टर ने 1911 में कॉस्मोपॉलिटन अंग्रेजी अखबार की शुरुआत की। राजेंद्र दसमाना जैसे पत्रकारों ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस 3 गोलीकांडों ने आंदोलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया, जिसमें व्यापक हिंसा हुई, लेकिन इसने आंदोलन को अंतिम गति दे दी। मुलायम सिंह यादव सरकार को अंततः झुकना पड़ा। 1994 में कौशिक समिति का गठन किया गया, जिसने मई 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार ने 21 जून 1994 को कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की घोषणा की। लेकिन असली सफलता तब मिली जब 9 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उत्तराखंड को भारत के 27वें राज्य के रूप में मान्यता दी। उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ करता था। इस आंदोलन में कुल 42 आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए थे, जिनको हर उत्तराखंडी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के रूप में याद करता है। धीरे धीरे उत्तरांचल आगे बढ़ता गया। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता रहा। इसके पीछे भी कई कारण हैं। अमूमन आप सभी को पता ही है, लेकिन जिनको ज्ञात नहीं है वह ये जान लें उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है। क्योंकि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सभी 4 धाम यहीं स्थित हैं। इसके अलावा पांडवों से लेकर कई महान ऋषियों ने यही तप किया है। वह दक्ष प्रजापति नगर उत्तराखंड में ही है। साथ ही महर्षि व्यास ने महाभारत का लेखन भी यहीं से किया था। वेदों में उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा गया है, केदारखंड जो गढ़वाल में है और मानसखंड या कूर्मखंड कुमाऊं में है। इसीलिए आज भी 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। यही कारण है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। राज्य बनने के बाद से ही राजधानी का मुद्दा भी उठा। आंदोलनकारियों की मांग थी कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए, क्योंकि यह राज्य के मध्य में स्थित है, पहाड़ी क्षेत्र में है, इसलिए पहाड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आंदोलनकारियों का यह मूल सपना था, लेकिन दीक्षित आयोग ने गैरसैंण को राजधानी बनाने से मना कर दिया। कारण थे कि बुनियादी ढांचे की कमी है, पहुंच की समस्या है और लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं। अंततः देहरादून को शीतकालीन राजधानी बनाया गया और 2020 में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। आपको साथ ही बता दूं, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को हुआ था। हालांकि कुछ स्रोतों में इसकी गठन की तिथि 1 अप्रैल 2001 भी बताई गई है। इस आयोग का मुख्यालय देहरादून में है। अब जब अलग राज्य बन गया था तो क्या उत्तराखंड में क्या कुछ विकास हुआ, इस पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। राज्य बनने के बाद 24 साल में उद्योगों की संख्या में 6 गुना वृद्धि हुई। औद्योगिक पूंजी निवेश में 24 गुना बढ़ोतरी हुई। रोजगार के अवसरों में 10 गुना वृद्धि देखी गई। एमएसएमई उद्योगों की संख्या 14,163 से बढ़कर
74,326 हो गई। फिर 2002 में सिडकुल की स्थापना से औद्योगिक विकास को गति मिली। वहीं उत्तराखंड ने आर्थिक प्रगति भी देखी। राज्य के सफल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 48% तक पहुंचा। देहरादून में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। साथ ही 192 प्लस स्टार्टअप को मान्यता मिली। लेकिन विकास के साथ पलायन और बेरोजगारी सातवें आसमान को छूने लगी। पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक लोगों ने पलायन किया है। 3,946 गाँव गोस्ट विलेज बन गए हैं। 1,18,961 लोग अस्थायी रूप से राज्य छोड़कर चले गए हैं। 3,83,776 लोग बेहतर रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। राज्य में बेरोजगारी दर 9.5% से ऊपर है। कृषि क्षेत्र में अवसरों का अभाव साफ देखा जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड समय समय पर भर्तियां कर रही है, लेकिन उसके पेपर भी लीक होते दिख रहे हैं। बेरोजगार युवा आए दिन सड़कों पर धरना दे रहा है। पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा सेवाओं में भारी कमी है। प्राकृतिक आपदाओं का खतरा निरंतर बढ़ रहा है। पहाड़ की जनता मानव वन्य जीव संघर्ष से जूझ रही है। साथियों, उत्तराखंड आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, यह एक जन जागृति आंदोलन था। सांस्कृतिक पहचान का संघर्ष और न्याय की लड़ाई थी। खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके खून से सींची गई यह धरती आज देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। लेकिन अभी भी यात्रा पूरी नहीं हुई है। पलायन रोकना है, युवाओं को रोजगार देना है और पहाड़ों पर निरंतर संतुलित विकास करना है। ये वो चुनौतियां हैं जिनसे आज का उत्तराखंड जूझ रहा है। आज जब हम देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती देखते हैं तो हमें उन अनगिनत आंदोलनकारियों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका संघर्ष, उनका बलिदान और उनके सपने ही आज के उत्तराखंड की असली पूंजी है। आपको मेरी बातें कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।